नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा। आप देख रहे हैं मनी 9। आज आई ओपनर का 6th एपिसोड है। इससे पहले हम 5th एपिसोड तक कंप्लीट कर चुके हैं। अक्सर आई ओपनर में हम कोशिश करते हैं कि ऐसे टॉपिक्स के बारे में हम बात करें जहां पे आप फंस रहे हैं, जहां पे आपको नहीं पता है कि आगे क्या करना है, इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा। इससे पहले हम इंश्योरेंस के बारे में भी बात कर चुके थे। 5th एपिसोड में हमने बात करी थी। अब हम आज बात करने वाले हैं कि आखिर कंपनी से प्रमोटर्स एग्जिट क्यों हो जाते हैं, क्यों एग्जिट लेते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट का जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है वो भी इसके पीछे बड़ा कारण हो सकता है। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक रीस्ट्रक्चरिंग है प्रमोटर्स के बीच, इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। कई बार सक्सेशन प्लानिंग जो है कई कंपनियों में इसके वजह से भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको हम और भी ज़्यादा डेप्थ में समझेंगे, इनके एग्जाम्पल समझेंगे और इससे क्या लर्निंग मिलती है वो भी समझेंगे। आज हमारे साथ संदीप ग्रोवर सर जुड़े हुए हैं। वेलकम टू द शो सर। तो आज हमें सर आप बताइए कि ये पूरा का पूरा मामला क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स भी बताइए ताकि उससे थोड़ा सा हमें लर्निंग भी मिले कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या है ये पूरा मामला। प्रोमोटर एग्जिट हाल फिलहाल आप देखेंगे तो काफ़ी आम होता हुआ दिखा है। कई रीजंस हैं, आपने राइटली पॉइंट आउट किया भी। इसमें दो प्रोमोटर्स के बीच में विवाद हो सकता है, इंडिगो वाला केस ले सकते हैं। कुछ प्रोमोटर्स ऐसे होते हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक रीस्ट्रक्चरिंग होती है तो उस वजह से प्रोमोटर्स का एग्जिट हो जाता है। और सक्सेशन प्लानिंग जो उत्तराधिकार योजना है जो कि मोस्टली कंपनियों के साथ होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अगली जनरेशन होती है वो काम करने के लिए तैयार नहीं, उनको बिजनेस मॉडल पसंद नहीं होता या फिर उनका इंटरेस्ट नहीं होता, या फिर ऐसी कंपनियां भी होती हैं जहाँ पे अच्छी लीडरशिप दोबारा नहीं मिल पाती है या फिर उनको अच्छे लीडर्स ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उनका कंटिन्यू करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, ये जो सक्सेशन प्लानिंग है ना, ये कभी कभी कॉर्पोरेट विवाद का रूप भी ले लेती है। इसी के ऊपर हम ज़्यादा करके फोकस करेंगे। वैसे क्या होता है कि भारतीय एयरटेल में भी हुआ था, उन्होंने सिंगटेल ने अपना जो स्टेक है ना वो पी कंपनीज को बेच दिया था। तो प्रोमोटर के एग्जिट होने के कई तरीके हैं, लेकिन जो कॉर्पोरेट विवाद वाला मामला बन जाता है ना, स्पेशली जो सक्सेशन प्लानिंग वाला केस होता है, उस पर मैं खास तौर पे फोकस करूंगा क्योंकि उसमें लर्निंग्स बहुत हैं, उसमें समझने लायक बहुत है। और जहां विवाद होता है ना वहाँ से कुछ फाइंडिंग्स, कुछ लर्निंग्स निकल के सामने आती हैं। और वो शेयर होल्डर्स को, क्योंकि आप भी शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, कारोबार करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है इन कंपनियों को समझना। और इन कंपनीज में जो चीज़ें चल रही हैं पर्दे के पीछे, उनको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 एग्जाम्पल्स आपके सामने रखूंगा एक एक करके। और हाल फिलहाल का एक मामला है सोना कॉमस्टार का, जिसे आप सोना BLW के नाम से भी जानते हैं। संजय कपूर वाली कंपनी है जो करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड थे, तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे। अब हुआ क्या है कि इनकी संजय कपूर की जो मदर हैं रानी कपूर, इनका विवाद चल रहा है सोना कॉमस्टार, जो खुद की इनके पति की ही कंपनी, शुरू की हुई कंपनी है। तो अब हो क्या रहा है कि हाल फिलहाल में जो इनकी मृत्यु हुई संजय कपूर की, एक बड़ा दुखद हादसा था। ये पोलो खेल रहे थे, आई थिंक इनके मुंह में कुछ इंसेक्ट ऐसा चला गया था जिस वजह से इनकी अचानक एकाएक मृत्यु हो गई। उसके बाद से ये विवाद शुरू हुआ। अब विवाद है क्या? अब शेयरधारकों ने क्या किया, संजय कपूर की जो वाइफ हैं प्रिया सचदेव कपूर, प्रिया कपूर जिसके नाम से हम इनको जानते हैं, इनको कंपनी का जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उसके पद पर बिठाने के लिए मंजूरी दे दी। 99% से ज़्यादा शेयरधारकों ने इसके पक्ष में वोटिंग की है। 25 जुलाई को, पिछले शुक्रवार को ही ये बोर्ड बैठक हुई थी, इनकी AGM हुई थी, जिसमें ये अप्रूवल आता हुआ दिखा। अब जून में क्या हुआ था, जैसे मैंने आपको कहा, एकाएक इनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद से ये जो मामला है वो बढ़ता हुआ दिखा। अब जब ये AGM होनी थी ना 25 जुलाई को, तो रानी कपूर जो कि संजय कपूर की मदर हैं और प्रिया कपूर जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनकी ये सास हुई है, तो इन्होंने ये बोला कि आपको ये AGM रोक देनी चाहिए। इन्होंने बोर्ड को एक लेटर लिखा। लेटर में इन्होंने कहा कि कम से कम आप 2 हफ्ते के लिए इस AGM को टाल दीजिए। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना है कि जब से संजय कपूर यानी इनके बेटे की मृत्यु हुई, उसके बाद से ही इनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है, गलत जानकारी ली जा रही है, बंद कमरे में जाकर इनसे जबरन कुछ डॉक्यूमेंट्स भी साइन करवाए गए हैं। और उन डॉक्यूमेंट्स का इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बेसिस पर अब ये जो कंपनी है उसको हड़पने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक उन्होंने ये बात कह दी। तो उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने तो मतलब शेयर होल्डर्स को भी एक लेटर लिखा, बोर्ड को एक लेटर लिखा, उसके साथ साथ शेयर होल्डर्स को भी लेटर लिखा। शेयर होल्डर्स के जो लेटर लिखा है उसमें उन्होंने कहा है, एक तो जो पारिवारिक विरासत है वो हड़पने की कोशिश की जा रही है, मुझे मेरी खुद के जो खाते हैं वो एक्सेस करने नहीं दिए जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन से मुझे वंचित रखा जा रहा है, और अहम फैसले जो हो रहे हैं कंपनी में यानी कि सोना BLW में, उन फैसलों से जानबूझकर दूर रखा जा रहा है।
और उन फैसलों का अहम असर हो सकता है कंपनी के ऊपर, बिजनेस के ऊपर। और उन्होंने कहा कि मेरे पति जो नई दुनिया में है, उनकी जो विल थी, जो उनकी वसीयत थी, उसकी सोल बेनिफिशियरी हूँ, यानी कि मैं उनकी एकमात्र लाभार्थी हूँ, उसके बावजूद ये सब हो रहा है। तो ये जो पूरा विवाद है ना, वो अब बनता हुआ दिख रहा है। उन्होंने कहा कि मैं शोक में थी जब मेरे बेटे की मृत्यु हुई। उस शोक के समय के दौरान मेरे से जो दस्तावेज साइन करवाए गए हैं, उनका गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है। किस चीज़ में उपयोग किया जा रहा है? गलत तरीके से प्रस्तुत करने के लिए, कि कंपनी की जो कंट्रोल है उसको गलत तरीके से प्रेजेंट करने के लिए इन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि मैं इमोशनली वीक थी, जब मेरे साथ कुछ गलत था या शोक की घड़ी थी, उस समय मेरे ऊपर दबाव डाला गया, बंद कमरे में ले जाकर मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाए गए। उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर अब कंपनी का जो कंट्रोल है उसे दिखाया जा रहा है, जो कि गलत है। यानी कि मेरे पति ने एक कंपनी शुरू करी, उस कंपनी को जब वो दुनिया से जा रहे थे या फिर जाने वाले थे, उन्होंने एक विल साइन करी। उस विल में उन्होंने मुझे सोल बेनिफिशियरी बनाया। उसके बाद मेरा बेटा कारोबार को चला रहा था, उनकी अचानक मृत्यु होगी। उसके बाद अब क्या है कि मेरे से जो मेरी पारिवारिक विरासत है, जो हमारा कारोबार है, उसको हड़पने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए उन्होंने कहा बोर्ड से कि आप मुझे 2 हफ्ते का समय दीजिए, ये सब कुछ गलत हो रहा है। कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ, बिजनेस के साथ कुछ ऐसे फैसले नहीं होने चाहिए जिसका गलत असर होता हुआ दिखे। इसी वजह से उन्होंने ये किया। लेकिन उसके विपरीत कंपनी ने ये स्टेटमेंट जारी करके कहा कि 2019 से तो वो कंपनी की शेयर होल्डर ही नहीं है, रानी कपूर। तो जब वो शेयर होल्डर ही नहीं है तो उनका जो अनुरोध है, उन्होंने एक लीगल एडवाइस भी ली। उन्होंने कहा है कि रानी कपूर ने कहा कि 2 हफ्ते आप इस एजीएम को टाल दीजिए। अब कोई शेयर होल्डर ही नहीं है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में उसका नाम ही नहीं है, तो आके वो कुछ भी कह रहे तो फिर वो लीगल स्टैंडिंग नहीं बचती है ना। तो इसीलिए बोर्ड ने एजीएम को आगे लेके जाने का, यानी कि कंडक्ट करने का फैसला लिया, और उसमें ये अप्रूवल आता हुआ दिखा, जिसमें प्रिया कपूर को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया गया। अब ये कह रही हैं कि कंपनी ने ये तक कह दिया कि हमने कोई डॉक्यूमेंट नहीं साइन कराया, और ना ही उस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ये जो ओनरशिप है या फिर कोई जो नियुक्ति है वो की गई है। ये जो नियुक्ति हुई है वो इनफैक्ट इनकी जो कॉर्पोरेट प्रमोटर है ओरस इन्वेस्टमेंट्स, उनके नॉमिनेशन के बेसिस पर की गई है। अब ये ओरस इन्वेस्टमेंट क्या है? ये इनकी कॉर्पोरेट प्रमोटर है, और यही सोना कॉमस्टार या सोना BLW में 28% के आसपास की हिस्सेदारी रखती है। और कंपनी तो यहाँ तक कह दिया कि NRC की जो रिकमेंडेशन है या उनके अप्रूवल हुआ, उनका रिव्यू हुआ, उसके बाद हमने ये फैसला लिया है। NRC यानी कि नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी, इससे बातचीत करके इन्होंने बोला है, उसके बाद उन्होंने रिव्यू किया, उसको अप्रूव किया, उसके बाद हमने प्रिया कपूर को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पद पर बिठाया है। ऐसा नहीं है कि अपने ऐसे ही उठ के हमने ये फैसला ले लिया। तो एक तरफ वसीयत है, यानी कि विल है, जिसने बिजनेस शुरू किया था उनकी विल में ये कह रही है कि मैं सोल बेनिफिशियरी हूँ। अब हो क्या रहा है कि इसमें जो लीगल मामला है ना, अब लीगल मामला क्या निकल के सामने आ रहा है? लीगल मामला ये है कि एक तरफ वसीयत है और दूसरा शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसके बीच में एक जो कानूनी टकराव है ना, वो पैदा हो गया है। तो एक कानूनी जो दावपेच है, या फिर एक क्लैरिटी नहीं है ना, अनसर्टेनिटी है, उस वजह से ये जो विवाद है वो काफ़ी ज़्यादा गहराता हुआ नज़र आ रहा है। तो कोई एक बड़ा शेयर धारक, कोई एक बड़ा शेयर होल्डर, उसका अगर एकाएक जिसका बड़ा नियंत्रण है कंपनी के ऊपर, और उसका निधन हो जाता है, वो उसकी कोई आपातकालीन स्थिति में अगर मृत्यु हो जाती है, ऐसे केस में क्या हो सकता है? यही एक चीज़ है, एक लीगैलिटी है, एक इशू है इस पूरे मामले में, जिस वजह से ये मामला पेचीदा होता जा रहा है। कि कोई एक शेयर होल्डर है, बड़ा शेयर होल्डर है, एकाएक उनकी मृत्यु हो गई, तो जो नियंत्रण है उनके जाने के बाद किसका नियंत्रण होगा और कितनी जल्दी उसके पास नियंत्रण आता हुआ दिखेगा, कंट्रोल आता हुआ दिखेगा, इसी को लेकर पूरा जो मामला है वो फंसता हुआ दिखा है। अब लीगल क्या कहता है, यानी कि कानून क्या कहता है, क्योंकि लीगल भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लीगल सलाह भी ली गई इस मामले में, तो उसमें निकल के सामने आया कि अगर किसी शेयरधारक की मौत हो जाती है तो उसके बाद नॉमिनी शेयरों का जो सोल मालिक है, या फिर जो एंड यूज़र है, या फिर उनका जो मालिक है, वो नहीं हो जाता। अब यही पॉइंट कॉन्टेस्ट कर रही हैं रानी कपूर, संजय कपूर की माँ, कि इस विल में, यानी कि वसीयत में, इनको नॉमिनी के रूप में रखा गया था, राइट। अब नॉमिनी है, विल में है, लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न में इनका नाम नहीं है। तो अगर जब ये विल एप्लीकेबल अगर होती है या फिर हुई होती, तो फिर तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में इनका नाम होना चाहिए था। तो अब विल एप्लीकेबल नहीं हुई, तो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न में नाम नहीं है, तो बोर्ड तो अपनी जगह सही है,
कि उन्होंने एजीएम नहीं रोकी और जो प्रस्ताव था उसको पारित कर दिया, शेयर होल्डर ने उसको अप्रूव भी कर दिया और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ अप्रूव किया। 99.44% शेयर होल्डर्स ने इस केस में हक में फैसला दिया, यानी कि उनको अप्रूव कर दिया कि वो इस कंपनी की नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकती हैं। अब नॉमिनी क्या है, नॉमिनी की भी आप भूमिका समझिए। लीगल जो एडवाइज़र है वो ये कहते हैं कि जो नॉमिनी होता है वो केवल एक कस्टोडियन हो सकता है या वो एक ट्रस्टी हो सकता है, वो कंपनी का मालिक नहीं हो सकता। वो केवल अस्थायी रूप से शेयरों को होल्ड कर सकता है, तब तक होल्ड कर सकता है जब तक जो लीगल हायर है, यानी कि जो उत्तराधिकारी हैं, जब तक वो अपना अधिकार इस कंपनी के ऊपर या फिर उन शेयरों के ऊपर स्थापित नहीं कर सकते हैं, तब तक वो एक कस्टोडियन है, वो एक ट्रस्टी है। यानी कि वो मालिक नहीं है, वो केवल एक कस्टोडियन, संरक्षक है, वो एक ट्रस्टी है। तो उस लिहाज से देखा जाए, जब ये मालिक सामने आया इस केस में, तो फिर जाहिर सी बात है जो नॉमिनी है उस केस में फिर उसकी तो नहीं चली। अब जो मालिक के रूप में सामने आता हुआ दिखा या जिसने अपना पॉइंट प्रूव किया है वही यहाँ पर सामने आता हुआ दिखा है। तो ये जो मामला है ना वो बहुत ज़्यादा एक पेचीदा बनता हुआ दिखा है कि कोर्ट अब मामला जाहिर सी बात है कि कोर्ट में जाता हुआ दिखेगा, वो छोड़ेंगी तो है नहीं कि मामले को। तो वो अब ये जो विल है ना, जो उनके पति की विल थी, वसीयत थी, उसको लागू करवाने की कोशिश करेंगी। तो अगर वो लागू होती है, उस केस में कोर्ट क्या फैसला देती है? क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न को हटा दिया जाता है, वसीयत पर ज़्यादा फोकस किया जाता है? ये जो लीगल टसल होगी ना, इसमें कोर्ट जो है ना, अभी तक जो फैसले आते हुए देखे हैं ना, उसमें अगर आप देखा जाए तो कुछ फैसले जो आए हैं वो भी यही दिखाते हैं कि कोर्ट ना एक ही चीज़ को देखकर फैसला नहीं करती है, काफ़ी सारी चीज़ों को संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में रखकर जो फैसला है वो लिए जाते हैं। तो एक वैध वसीयत के तहत शेयरों पर अपना जो अधिकार है वो स्थापित किया जाता है और कंपनी के रिकॉर्ड में नॉमिनी के रूप में नाम दर्ज होने से कोई सही मालिक नहीं बन जाता। ये पहले की कोर्ट की रूलिंग्स हैं, यानी कि नॉमिनी के रूप में अगर आप किसी कंपनी के रिकॉर्ड पर हैं भी, आपका नाम दर्ज भी है, दैट डजंट मीन कि आप किसी कंपनी के ओनर बन जाएंगे। तो वो अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रही हैं। उनको लग रहा है कि उनका बिजनेस हड़प लिया गया, उनके पति नहीं रहे, उनके बेटे नहीं रहे, तो अब उनकी जो बहू है वो उन्होंने बिजनेस पूरा अपने नाम पे कर लिया, या वो कंपनी की मालिक बन के बैठ गई, जबकि इनको कंपनी का मालिक होना चाहिए था। तो पूरा कॉर्पोरेट विवाद जो है ना ये बनता हुआ दिखा है, सास बहू की लड़ाई है जो कि कॉर्पोरेट में जाती हुई दिखी है। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इसका फैसला क्या निकल के सामने आता है, कि क्या जो विल है, वसीयत है, उसको देखकर कोर्ट फैसला लेती है, या फिर शेयर होल्डिंग पैटर्न जिसमें रानी कपूर का नाम नहीं है और प्रिया कपूर जो कि ऑरएस इन्वेस्टमेंट जो कि इनकी एक कॉर्पोरेट एंटिटी है जो कि कंपनी में हिस्सा होल्ड करती है, वो जिसने नाम दिया है प्रिया कपूर का, उनकी चलती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मामला है। इसमें लर्निंग्स जो है मैं आपको बताता हूँ, एक दो मामले और आपके सामने रख देता हूँ। हाँ। एक मामला तो बहुत फेमस हुआ था, रेमंड वाला, आपको भी पता होगा। हाँ, जो रेमंड का मामला था। गौतम सिंघानिया ने अपने ही पिताजी को कंपनी से बाहर कर दिया था, घर से ही बाहर निकाल दिया था। इनफैक्ट कंपनी से बाहर नहीं किया था। इनफैक्ट 2015 में क्या हुआ था, जो विजयपत सिंघानिया जी हैं, उन्होंने अपने बेटे को कमान संभाली, गौतम सिंघानिया को। उन्होंने क्या कहा कि रेमंड ग्रुप में मेरे पास जो 37% स्टेक है, भाई आखिर तो कभी ना कभी फादर रिटायर होगा, बेटे को पास ऑन करेगा ही ना। तो उन्होंने समय रहते हुए, जो समय का तकाजा था उसको देखते हुए 2015 में अपना जो 37% स्टेक है रेमंड ग्रुप में गौतम सिंघानिया को ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जेके हाउस बहुत फेमस प्रॉपर्टी है मुंबई में, साउथ मुंबई की प्रॉपर्टी है जहाँ पे आलीशान घर है इनका। तो उसमें कुछ एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन हो गया इन दोनों के बीच में, प्रॉपर्टी को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कुछ विवाद हो गया, शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। उसके बाद क्या हुआ, असहमति बनी और गौतम सिंघानिया ने फाइनली अपने पिता को घर से ही बाहर निकाल दिया। लीगल मामले भी चले, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई उसका नतीजा नहीं निकला। मतलब बाद में तो खबरें ऐसी भी आ रही थी कि इनके पिताजी किराए पर रहते हैं, एक 2 BHK या 1 BHK फ्लैट किराए पर लेकर। तो एक ये मामला हो गया, ये भी एक तरह से प्रोमोटर के एग्जिट या फिर कंपनी से किस तरह से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अभी एक मामला जो कि ज़्यादा पुराना नहीं है ना, वो भी एक आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है बर्मन फैमिली का रश्मि सलूजा के साथ जो मामला था। रश्मि सलूजा रेलिगर एंटरप्राइजेस की मालिक थी, या फिर आप कह सकते हैं कि चेयरपर्सन थी। नवंबर 2023 में क्या हुआ, बर्मन परिवार ने 26% हिस्से के लिए ओपन ऑफर लॉन्च किया। उनके पास पहले से ही 25% स्टेक था और उस समय रश्मि सलूजा के पास इस कंपनी की कमान थी। ठीक है, हुआ क्या, 2018 में सलूजा ने नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में ज्वाइन किया। दिसंबर 2019 में सलूजा को इस कंपनी का एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन घोषित कर दिया गया, यानी कि इनके पास कमान आती हुई दिखी। 2019 से आप समझिए, 2019 से 25 तक ऑलमोस्ट 6-7 साल का समय हो गया जब से ये कंपनी में थी। अब 6-7 साल में नो डाउट इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कंपनी को टर्न अराउंड किया,
शेयर प्राइस में भी हमने उसका जो रिफ्लेक्शन है वो साफ तौर पे आता हुआ देखा। इनको ही ऐसा लगने लगा कि अब मेरी इस कंपनी से पोजीशन, जो मेरा एक स्टेटर है, वो नहीं हटना चाहिए। जब ओपन ऑफर लॉन्च हुआ तो इन्होंने काउंटर किया, बहुत सारी कोशिशें करी बर्मन फैमिली को इस कंपनी से दूर रखने की या फिर ये ओपन ऑफर एक्टिव होने की। लेकिन फाइनली क्या हुआ, 5 साल से ज़्यादा इन्होंने कमान संभाली, उसके बाद फाइनली 7 फरवरी 2025 को इनको अपना पद छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? अपनी कंट्रोल भी छोड़ना पड़ा, पोजीशन भी छोड़नी पड़ी, और इनके पास ईसॉप्स थे कंपनी के, वो ईसॉप से भी इनको अपना हाथ धोना पड़ा। और ये तब हुआ जब 97% शेयर होल्डर्स ने इनके रीअपॉइंटमेंट के खिलाफ वोटिंग कर दी। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? शेयर होल्डर्स ने प्रिया कपूर को 99.44% वोटिंग से कंपनी में लाने की मंजूरी दे दी। और कहाँ पे खत्म कर रहे हैं आके? शेयर होल्डर्स ने ही एक ऐसी महिला जो चेयरपर्सन थी कंपनी की, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर इश्यूज थे, कुछ ऐसी दिक्कतें थी या कुछ ऐसी बातें थी जिस वजह से इनके खिलाफ वोटिंग कर दी। तो आखिर तो दारोमदार आता है शेयर होल्डर्स के ऊपर। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा, हम पहले भी बहुत बार इस बारे में बात कर चुके हैं। शेयर होल्डर्स के राइट्स के ऊपर हमने पहले भी बात करी जी, क्योंकि उनके इम्पोर्टेंस बहुत है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि शेयर होल्डर्स की इम्पोर्टेंस एक्चुअल में बहुत होती है। और ये चीज़ मुझे लगता है कि सबको समझने की ज़रूरत है। अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको ये चीज़ समझने की काफ़ी हद तक ज़रूरत है कि शेयर होल्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने जो इतनी देर से मैंने आपको पूरी जो कहानी सुनाई वो आपको भी समझ आई। आपने बहुत पेशेंटली सुनी और उससे आपको भी समझ में आया। भले मैंने पॉज लेकर थोड़ा सा उस पर एम्फसाइज किया तो आपको समझ आई, लेकिन आपको समझ आया। मुझे इस चीज़ से अच्छा लगा। एग्जाम्पल से क्या होता है कि आप उसको इन डेप्थ में समझ पाते हैं कि पूरा का पूरा मुद्दा क्या है। वो मेरे लिए भी सही है, जो वहाँ पे देख रहे हैं दर्शक उनके लिए भी सही है। और जो देख रहे होंगे ना, वो थोड़ा सा हो रहा है, उनको थोड़ी क्रिबिंग भी हो रही होगी, सोचोगे यार बार बार शेयर होल्डर शेयर होल्डर शेयर होल्डर। इंपॉर्टेंस है भाई उसका, शेयर होल्डर्स का इंपॉर्टेंस है। शेयर होल्डर्स की वोटिंग, उनके राइट्स, जो उनकी कंपनी में इंपॉर्टेंस है ना, वो समझनी चाहिए। वो क्यों बार बार ऐसा बोलते हैं? देखिए, आप शेयर कोई कंपनी का खरीद लेते हैं, पहली बात तो शेयर को ही समझिए। शेयर मतलब हिस्सा। आपको लगता है शेयर ले लिए, 100 का लिया, 110 पे बेचा, 10% मिल गया बाहर। इस सिद्धांत के साथ शेयर बाजार नहीं शुरू हुआ था। शेयर बाजार इस सिद्धांत के साथ शुरू हुआ था कि कोई एक बिजनेस है, उसको पैसे की ज़रूरत है, उसने आईपीओ लाया, उसने इनिशियली पब्लिक ने फंडिंग दी, वो आईपीओ आ गया, उस कंपनी को पैसा मिल गया। उसके बाद अगर किसी को एग्जिट चाहिए और आप किसी कंपनी के मालिक या फिर पार्टनर बनना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल, भले ही आपको 0.001% ही हिस्सा क्यों नहीं मिलेगा, छोटा हिस्सा मिलेगा, आप इस तरह से बाजार में पैसा लगाइए, सेकेंडरी मार्केट में इस तरह से शेयर खरीदिए कि आप इस कंपनी में बिजनेस पार्टनर बन रहे हैं, उस कंपनी को पूंजी दे रहे हैं अपनी, ताकि वो ग्रो कर सके, वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। और जिस बिजनेस को आप पसंद करते हैं, जिस बिजनेस में रिटर्न मिलने की गुंजाइश है, जो अच्छा बिजनेस चल रहा है या जहाँ पे रिटर्न्स आने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम ROC, ROE ऐसी जो फाइनेंशियल रेशोस हैं उनकी बातचीत करते हैं मुनाफे के अलावा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शेयर बाजार की शुरुआत हुई थी। तो शेयर की इंपॉर्टेंस और शेयर होल्डर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आखिरकार तो शेयर होल्डर के फैसले के ऊपर ही सब कुछ दारोमदार है, सब कुछ निर्भर करता है। तो अपनी इंपॉर्टेंस को समझिए, अपने राइट्स को समझिए, पैसे को समझिए, जो आप अपनी मेहनत की कमाई करते हैं, उसको जब किसी भी कंपनी में लगाते हैं, कोई शेयर खरीदते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए और अपने राइट्स एंड ड्यूटीज़ को भी समझिए। तो आखिरकार शेयर होल्डर ही है जो कि इंपॉर्टेंट फैसले लेता है, जिसके बेसिस पर कोई भी कंपनी जो बड़े फैसले होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। तो भले ही बोर्ड फैसला ले भी ले, शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई भी राइवलरी हो, कोई प्रमोटर्स का एग्जिट हो रहा हो, कोई 2 प्रमोटर्स के बीच में विवाद चल रहा हो, या फिर सक्सेशन प्लान वाली बात हो, ये ऐसा विवाद हो सोना कॉमसार जैसा, जिसमें जो ओनरशिप है उसको लेकर ही सवाल खड़े होने लगे, ऐसे और भी मामले हैं। बाबा कल्याणी वाला, उनकी बहन के साथ भी विवाद हुआ। तो बहुत सारे केसेस हैं, हमने 3 ही केसेस उठाए हैं जिससे आपको आसानी से पता चल जाए, थोड़ा मामला समझ आ जाए। तो शेयर होल्डर्स का जो इंपॉर्टेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि आपके जो राइट्स हैं, जो आपके शेयरों की आपके पास वोटिंग राइट्स हैं, उसका महत्व आप समझिए। कोई भी इवेंट होता है, कोई वोटिंग होती है, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जो कुछ हो रहा होता है उसको भी आप ध्यान में रखिए। शेयर ले लिए, खरीद लिए, डीमैट में रख दिए, उसके बाद भूल जाएं, ऐसा बिल्कुल ना करें। जी, तो ये था हमारा आई ओपनर का एपिसोड 6। इससे पहले 5th एपिसोड में हमने EPFO की बात करी थी, इंश्योरेंस की बात करते हैं हम। जिसमें भी आपको दिक्कत लगती है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपका दाव पेच थोड़ा सा फंस रहा है, वही टॉपिक हम उठा के यहाँ पे हम डिस्कस करने लगते हैं ताकि आप कहीं ना फंसें। तो मिलते हैं आपसे एपिसोड 7th में, तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9।